आप सभी को नमस्कार। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। मैं आप सभी का आज स्वागत करता हूं हमारी एस्ट्रोलॉजी की मास्टर क्लास में, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं एडवांस एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एडवांस एस्ट्रोलॉजी क्या है, किस लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी को हम एक एडवांस एस्ट्रोलॉजी में ट्रीट करते हैं, और कैसे आप एडवांस एस्ट्रोलॉजी के बारे में और जान सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि कितने लोग आज हमारे बीच में हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, और सभी से रिक्वेस्ट है एक इंटरेक्टिव सेशन रखने के लिए आप सभी लोग अपना कैमरे को ऑन कर दीजिए। जो सभी लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो आप सभी लोग चैट बॉक्स में एस्ट्रो लिख के कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम ये जान पाएं कि कितने लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हैं वो हमें लर्न लिख के डाल सकते हैं, ताकि हम उनको भी बेसिक से काफी सारी चीजें बता पाएं। मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना भी चाहते हैं और काफी सारे लोग एस्ट्रोलॉजी जानते भी हैं। तो आज मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ हमारे होस्ट के साथ, जो कि हैं एस्ट्रो सुनील चोपड़ा जी, जो कि एस्ट्रोलॉजी में काफी लंबे समय से काम करते आ रहे हैं। लगभग 25 साल का उनको एक्सपीरियंस है। एस्ट्रोलॉजी की सभी फील्ड से वो काफी अच्छी तरीके से परिचित हैं और सिखाते आ रहे हैं, जैसे कि लाल किताब, प्रश्न कुंडली, केपी, वैदिक, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री एंड टैरो। इन सभी फील्ड्स का वो नॉलेज रखते हैं और आज हमारे साथ उपलब्ध हैं, जो कि आज आप सभी को बताएंगे कि किस तरीके से आप एस्ट्रोलॉजी को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और एक एडवांस लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी क्या है, जिसके थ्रू हम काफी सारी चीजों के बारे में जान सकते हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में जान सकते हैं। तो मैं आप सभी के सामने सर को अनम्यूट कर रहा हूँ। बहुत बहुत नमस्कार सर। आज मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी एस्ट्रोलॉजी की क्लास में। तो यहाँ से प्लीज आप आगे कंटिन्यू करिए और सभी लोगों को गाइड करिए। थैंक यू केशवानी जी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं एस्ट्रो सुनील चोपड़ा हूँ। और जैसा कि अभी केशवानी जी ने बताया कि 25 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसमें कि मैंने कई विधाओं के ऊपर मास्टरी की है। वैदिक का तो मेनली मेरा है ही है पढ़ाने का, जिसमें बेसिक टू एडवांस करता हूँ। किताब का पीपीए, न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, ये सारी विधाओं का मैंने ज्ञान लिया है। और जिसमें मेनली मैं वैदिक और लाल किताब जो है ज्यादातर मैं करता हूँ। तो इन सब चीजों को मिलाकर कई चीजें मैंने देखी हैं कि कई लोगों को एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद भी क्या रहता है कि प्रोडिक्शन करने में बहुत दिक्कत आती है। ये स्क्रीन डाउन कर दीजिए केशवानी जी। तो कई लोगों को क्या रहता है, एस्ट्रोलॉजी का प्रोडिक्शन देने में बहुत दिक्कत आती है। एस्ट्रोलॉजी तो सभी लोग सीख लेते हैं। जब स्टार्टिंग में मैंने भी सीखी थी, मैंने यूनिवर्सिटी से, जब मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ, अभी पूना में हूँ, जीवाजी यूनिवर्सिटी से मैंने कोर्स किया था एमए। तब कई चीजें ऐसी हमको सीखनी पड़ी जिनकी कि आज आवश्यकता नहीं पड़ती है। इंपॉर्टेंट है वो चीजें। जब हाथ से कुंडली बनाई जाती थी उस समय ये सारी चीजें आती थी।
लेकिन आज की डेट में अगर हम हाथ से कुंडली बनाएं और सारी चीजें करें तो हमें बहुत दिक्कतें आती हैं। हम प्रोडक्शन करने का हमें समय बहुत कम मिल पाता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, कई विधाओं को मिलाकर कुछ खास चीजें निकाली है। जैसे वैदिक में थोड़ा सा उपायों की दिक्कत आती है। हमें जो उपाय करने होते हैं वो पूजा पाठ कराने पड़ते हैं, जो कि काफी लंबे और खर्चीले उपाय होते हैं। तो लाल किताब के अंदर काफी सरल उपाय हैं, तो उन उपायों को यूज किया, उनसे भी काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो इसलिए मैं आज आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। अब इसमें कई लोग ऐसे बैठे हैं जो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते और कुछ लोग जानते हैं। मेनली हमारा ये आज का डेमो एडवांस एस्ट्रोलॉजी का है। पिछले डेमो में मैंने बेसिक के बारे में काफी कुछ बताया भी है। तो हमें थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हुए एडवांस तक ले जाऊंगा। केसवानी जी, कोर्स बना दीजिए तो जिससे मैं स्क्रीन। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम स्क्रीन का, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जैसा कि हम देखते हैं कि हमें एस्ट्रोलॉजी में तीन चीजों की मेन आवश्यकता पड़ती है: भाव, राशि और ग्रह। जिसमें 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं, जिसको कि हम कुंडली के रूप में इस तरह से बना लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 360 डिग्री का हमारा भचक्र है ऊपर आकाश मंडल के अंदर, जिसके अंदर सारे ग्रह विराजमान रहते हैं और गति करते रहते हैं। तो उसमें हमारे ऋषि मुनियों ने उसको 12 भागों में बांटकर 30-30 डिग्री का एक भाव बनाया। इस तरह से ये जो है हमारे 12 भाव बने, जो कि 30 डिग्री के हमारे भाव हैं। हम्म। तो इन 12 भाव में डिवाइड किया गया हमारे ऋषि मुनियों ने 30-30 डिग्री का बनाकर, जिसमें ग्रहों के बारे में पूरा वर्णन था। हर भाव का एक अपना अपना वर्णन होता है। जैसे 12 भाव रहते हैं, 12 भाव का अपने अपने घरों का अपना अपना औचित्य है, जिसमें कि उच्च ग्रह भी होते हैं, नीच ग्रह भी होते हैं। मेन जो हम आते हैं अपनी एडवांस एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, तो एडवांस एस्ट्रोलॉजी में हम सबसे पहले जो है ये चीज देखते हैं एडवांस एस्ट्रोलॉजी में कि हम प्रिडिक्शन कैसे करें। तो प्रिडिक्शन करने के बाद के लिए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी आती है, मैरिज एस्ट्रोलॉजी आती है, कुंडली मिलान आता है, और नवमांश आता है, महादशा आती हैं, गोचर आता है, और प्रिडिक्शन करने के फार्मूलेज आते हैं, रेमेडीज आती हैं। ये सारी चीजें हमारी एडवांस एस्ट्रोलॉजी के अंदर आ जाती हैं। अब जैसे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करें तो मेन चीज आती है कि हमारी नौकरी कब लगेगी, हम किस क्षेत्र में नौकरी करने जाएंगे, या हम नौकरी करेंगे या व्यापार करेंगे। ये ज्यादातर क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो हमें ये देखना पड़ते हैं कुंडली के अंदर कि जातक नौकरी करेगा या व्यापार करेगा, उसको कैसे बताएं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि छठा भाव नौकरी का होता है, दसम भाव हमारा कर्म क्षेत्र का भाव होता है, और सप्तम भाव जो हमारा व्यापार का भाव। अगर हमारा छठा भाव अच्छा है और सप्तम भाव खराब है, उस पे पापी ग्रह बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, तो हम उसको नौकरी के लिए रिकमेंड करते हैं। अब जहाँ क्षेत्र की बात आती है,
तो हम कुंडली के अंदर देखते हैं कि उसका कौन सा ग्रह पावरफुल है, बली कौन सा ग्रह है, और अगर वो छठे भाव से संबंध रख रहा है तो उस क्षेत्र में उसकी जॉब लगेगा। अगर शनि बलवान है तो आईटी सेक्टर में जाएगा। बुध बलवान है उसका कुंडली के अंदर, तो नेचुरली है कि वो व्यापार करेगा या फिर अकाउंटिंग सेक्शन में जाएगा। और अगर उसका सूर्य अच्छा है, बलवान है, दसम भाव में बैठा है, सरकारी नौकरी मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करेगा। इस तरह से हम अपनी कुंडली के अंदर ये सारे ग्रहों के साथ मिलकर उनकी सारी चीजें पता करते हैं कि कौन सा ग्रह हमारा कुंडली के अंदर पावरफुल है। जो ग्रह हमारा पावरफुल होगा, जो बली होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें जॉब मिलेगी या हम उसका व्यापार करेंगे। अगर हमारा सप्तम भाव अच्छा है, छठा भाव खराब है, तो हमारा व्यापार अच्छा रहेगा। शुभ ग्रह बैठे हैं तो हमारे व्यापार में उन्नति करेंगे, हमारा व्यापार जो है अच्छा सक्सेस होगा। इस तरह से हम इसको देख लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम मैरिज एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। मैरिज एस्ट्रोलॉजी जब हमें पता करनी होती है तो सबसे मेन है इसका सप्तम भाव। सप्तम भाव में हम देखते हैं, ये पति पत्नी का भाव कहलाता है। सप्तम भाव से हम ये देखते हैं कि पति पत्नी के संबंध आपस में कैसे रहेंगे। अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो पति पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे, और अगर पापी ग्रह हैं, यदि आपको एक फार्मूला बता देता हूं मैं कि मंगल शनि राहु तीनों ग्रह सप्तम भाव में बैठ जाएं, या सप्तम भाव पर इन तीनों ग्रहों की दृष्टि हो, या उसमें मंगल बैठा हो, शनि राहु की दृष्टि हो, शनि बैठा हो, राहु मंगल की दृष्टि हो, तो तलाक योग बनता है, तलाक जरूर होगा। जब उनकी महादशा वगैरह आएंगी उस समय उनका तलाक अवश्य होगा। और यदि गुरु सप्तम भाव को देख लेता है तो कागजों पर तलाक नहीं होगा, लड़ते रहेंगे, सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन तलाक कागजों पर नहीं होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे हम मैरिज के बारे में जानते हैं। जैसे सूर्य शुक्र की युति, अगर चौथे भाव में सूर्य शुक्र बैठा है तो ये श्योर है कि जातक दो विवाह करेगा। और ये एक विवाह की चीज और मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो देखते हैं वो विवाह नहीं होते। कि दो विवाह मतलब ये नहीं कि दो पत्नी आएंगी या एक से तलाक होगा दूसरा विवाह होगा। अगर उसके रिलेशन भी रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के अंदर उसको भी विवाह में काउंट किया जाता है। यदि जातक के पहले लिविंग रिलेशन रहा है या किसी के साथ अच्छा लंबा रिलेशन चला है तो वो एक विवाह काउंट हो जाता। और यदि सूर्य और शुक्र चौथे भाव में है तो ऐसा जातक, इसके रिलेशन रहेंगे या रिलेशन नहीं हुए, विवाह हो गया है, तो उसमें तलाक हो जाएगा और दूसरा विवाह होगा। ऐसे ही एक और युति है मंगल और शुक्र की। मंगल और शुक्र जब कुंडली के अंदर बैठे हों, सप्तम भाव में हो, पंचम भाव में हो, लग्न में हो, तो ऐसे जातक के भी दो विवाह होते हैं। क्योंकि इसमें भी शुक्र खराब होता है, मंगल के साथ बैठकर भी, और सूर्य के साथ बैठकर भी शुक्र खराब होता है। ये युतियां इस प्रकार की है, मंगल शनि राहु, सूर्य शुक्र, और आपका मंगल और शुक्र। अगर ये आप कुंडली के अंदर देख लेते हैं तो आप निसंकोच करके जातक को बता सकते हैं कि आपके दो विवाह होंगे, आपका शुक्र खराब होगा, और आगे चल के आपको शुक्र से संबंधित डिसीज भी हो सकती हैं, बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इस तरह से सप्तम भाव से हम विवाह का आइडिया लेते हैं। अब आएगा कि विवाह कब होगा। विवाह कब होगा उसके लिए हम सप्तम भाव भी देखते हैं, दूसरा भी देखते हैं, और 11वां भाव भी देखते हैं। तीन भाव देखते हैं, क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी का भाव है, दूसरा भाव कुटुंब का भाव है, पति पत्नी का विवाह होगा तभी कुटुंब बनेगा, और 11वां भाव लाभ का भाव है तो उसको लाभ होगा, मतलब संतान उत्पत्ति होगी, और चीजें रिश्ते बनेंगे, तो ये लाभ उनको प्राप्त होगा। तो इस तरह से विवाह के टाइम के लिए जब सप्तम भाव के अंदर जो ग्रह बैठे हो, उनकी जब महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आती है, उस समय जातक का विवाह योग बनता है। तो इन चीजों से हम देखते हैं। अब ये आता है मैरिज के लिए कि प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगी। प्रेम विवाह के लिए हम पंचम भाव देखते हैं, क्योंकि प्रेम का भाव जो है वो पंचम भाव है। पंचम भाव में यदि कोई अच्छे ग्रह बैठे हों तो उसका प्रेम विवाह हो सकता है।
राहु भी पंचम भाव में बैठा हो तो प्रेम करवाता है, विवाह जरूरी नहीं है। उसके लिए फिर हमें दूसरे भाव भी देखने पड़ते हैं। अक्सर राहु पंचम भाव में हो, उसके ऊपर किसी और पापी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो उसका प्रेम विवाह होगा। यदि राहु के ऊपर मंगल या शनि की दृष्टि आ गई तो उसका ब्रेकअप हो जाएगा, प्रेम होगा, ब्रेकअप हो जाएगा। और यदि पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए, या सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए, तो ऐसे जातक की लव मैरिज होगी, श्योर है ये। तो पंचम और सप्तम, पंचम प्रेम कराता है, सप्तम विवाह कराता है। तो ये हमें देखना है कि पंचम और सप्तम का क्या आपस में संबंध है, या इनका इसके साथ में लग्न से भी संबंध है। यदि ये तीनों भावों के आपस में संबंध हो जाते हैं, ग्रहों के या राशि के स्वामियों के, तब जातक का प्रेम विवाह होता है। और अगर पापी ग्रहों की दृष्टि आ जाती है तो प्रेम में विघ्न पड़ता है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। अक्सर ब्रेकअप होता है जब पंचम भाव खराब हो जाता है। पंचम ग्रह में शुभ, पंचम भाव में शुभ ग्रह भी है और साथ में पापी ग्रहों की दृष्टि भी है, तो उसका ब्रेकअप जरूर होगा। तो इस हिसाब से हम कुंडली के अंदर ये चीजें देखकर तुरंत प्रोडिक्शन कर सकते हैं कि पंचम और सप्तम भाव को देखकर हम उसकी मैरिज के बारे में, उसकी मैरिज लाइफ के बारे में, सारी चीजों के बारे में पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये दो भाव ही हैं जो प्रेम और विवाह से संबंधित है। सप्तम भाव में राहु बैठा हो तो जातक की पति पत्नी की आपस में कभी नहीं बनेगी, इनके विचारों में मतभेद रहेगा। पंचम में अगर सप्तम भाव में अगर शुक्र बैठा हो तो जातक के रिलेशन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहेंगे। और राहु की अगर दृष्टि आ जाए उसके ऊपर, सप्तम भाव के ऊपर शुक्र बैठा है, तब उसके एक्स्ट्रा मैरिटल और अधिक होंगे। ये इस तरह से बहुत सारी चीजें आती हैं। अब चूंकि अपनी डेमो क्लास है, अब पूरी चीजें तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट में आपको थोड़ी थोड़ी चीजें सभी के बारे में जो एडवांस में आती हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं मैं। विस्तार पूर्वक तो फिर बैठेंगे तो उसको सारे भावों को लेंगे। इसी तरह से हम लेते हैं कुंडली मिलान। अब जब विवाह का हम योग निकाल लेते हैं कि इस समय विवाह होगा, तो सबसे बड़ी चीज आती है कुंडली का मिलान, की वर और वधु के जातक और जातिका का कुंडली मिलान में क्या चीज देखें। आपने देखा होगा अक्सर लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में लड़के और लड़की के डेट ऑफ बर्थ टाइम डाल देते हैं और गुण देख लेते हैं। गुण देखकर 18 से ऊपर है तो उन्हें सब बहुत अच्छे गुण मिल रहे हैं, 25 मिल रहे हैं तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं, शादी कर दो। नहीं, मेरा ऐसा विचार नहीं है। मैं इस तरह से कभी नहीं करता हूं। जो मेरे विचार से, अपने विचार से बता रहा हूं, लोग करते हैं वो अच्छी बात है। क्या रहता है, गुण मिलान आपने देखा होगा, 30-30, 32-32 गुण मिलान के बावजूद भी तलाक होते हैं। बहुत अच्छे गुण मिलते हैं लेकिन फिर भी पता चला 3 महीने बाद तलाक हो गए। अब वो कहते हैं सब गुण तो बहुत अच्छे मिले थे हमारे आपस में, 30 गुण मिल रहे हैं या 27 गुण मिल रहे हैं। फिर आदमी कहता मांगलिक है या नहीं है उसको देखो। मांगलिक भी देख लिया आपने, दोनों मांगलिक हैं, 28 गुण मिले और तलाक हो गए। मांगलिक का थोड़ा बता दूं मैं आपको, ये जरूरी नहीं है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही करनी चाहिए। और भी ऐसे योग हैं जो एक मांगलिक की शादी दूसरे योग हो तो दूसरे नॉन मांगलिक से की जा सकती है। वो मैं आपको बता देता हूं। यदि किसी जातक के किसी दोनों में से एक में से मंगल लग्न में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या 12वें भाव में, किसी भी भाव में, ये भाव है मांगलिक के, यहां मंगल होता है तो आदमी मांगलिक कहलाता है। यदि मंगल इन भावों में बैठा है और दूसरे पार्टनर के मंगल इन भावों में नहीं है तो वो नॉन मांगलिक हुआ, और एक के बैठा है तो मांगलिक हुआ। लेकिन अगर जिस भाव में एक पार्टनर का मंगल बैठा है उसी भाव में दूसरे का कोई क्रूर या पापी ग्रह बैठ जाए, जैसे क्रूर ग्रह सूर्य होता है, पापी ग्रह शनि, राहु, केतु, ये बैठ जाए उसी भाव में,
तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है, मांगलिक दोष नहीं लगता। अगर एक की कुंडली में मांगलिक नहीं है, दूसरा मांगलिक है, मान लो चौथे भाव का मांगलिक है, चौथे भाव में उसका मंगल बैठा है, और दूसरे का दूसरे का चौथे भाव में राहु बैठ गया या सूर्य बैठ गया, तो विवाह कर सकते हैं। तो ये तो था मांगलिक दोष का परिहार। अब देखते हैं कि गुण मिलान के अलावा क्या देखना चाहिए। गुण मिलान के अलावा जो मेरा मानना है कि हम पंचम और सप्तम भाव अवश्य देखें। सप्तम भाव इसलिए देखें कि क्या तलाक योग तो नहीं है। गुण तो मिल रहे हैं 30, अगर कुंडली के अंदर तलाक योग हुआ तो ऐसे गुण मिलने से क्या फायदा। ऐसे विवाह की मैचिंग करने का, ओके करने का कोई मतलब नहीं निकलता। अगर उसके सप्तम भाव के अंदर शुभ ग्रह बैठे हैं, अच्छे ग्रह हैं, कोई पापी ग्रह नहीं है, कोई ऐसी युतियां नहीं बनी जो कि आपके तलाक योग कर सकते हैं या सेपरेशन कर सकते हैं, या आपस में मैचिंग नहीं हो सकती, मतलब सेपरेशन हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में कितने भी गुण मिले तो विवाह के लिए नकारा जाता है। और यदि सप्तम भाव के अंदर राहु शुक्र या केतु शुक्र बैठे हो तो इसको अवॉइड करें। ऐसे जातक के एक्स्ट्रा मैरिटल अधिक होंगे, पहले भी होंगे और विवाह के बाद भी होंगे। साथ में पंचम भाव देखें, क्या संतान योग्य हैं कि नहीं ये लोग। कोई भी दोनों में से एक, अगर उसका पंचम भाव खराब है, पापी ग्रहों से युक्त है, क्रूर ग्रह बैठे हैं, तो संतान में उसे समस्याएं का सामना करना पड़ेगा। तो कुंडली मिलान के अंदर हम कुंडली का अध्ययन करना हमें बहुत जरूरी है, जिसमें, क्योंकि विवाह के बाद में संतान की आवश्यकता होती है। पहला तो सप्तम भाव देखा कि इनकी आपस में पटेगी कि नहीं पटेगी, गुण चाहे मिल रहे हो। दूसरी बात हम ये देखते हैं सप्तम भाव पंचम भाव के अंदर कि संतान योग भी है या नहीं। अगर उनका संतान योग भी नहीं है तो ऐसे विवाह से कोई मतलब नहीं है, आगे चल के समस्याएं आएंगी। फिर हम उसका कर्म क्षेत्र देखते हैं, 10वां भाव, क्या कुछ कमाने लायक भी बंदा है कि नहीं है। अगर वो कुछ कमाने लायक ही नहीं है, उसका दसम दसम भाव भी खराब है, इनकम ही नहीं है, तो विवाह में दिक्कतें। तो इस तरह से खाली गुण मिलान से हम पूरा निर्णय नहीं ले सकते। गुण मिलान भी चाहिए, ऐसा नहीं कि गुण मिलान नहीं चाहिए, क्योंकि नाड़ी दोष की भी जरूरत पड़ती है, ग्रह मैत्री की भी जरूरत पड़ती है, ग्रह मैत्री भी होना चाहिए, और नाड़ी दोष भी देखना चाहिए, भ्रुकुट दोष भी देखना चाहिए, ये सारी चीजें देखना चाहिए। उसके साथ साथ आपको कुंडली का अध्ययन भी करना आवश्यक है। अगर आप कुंडली का अध्ययन नहीं करेंगे, कोई विधवा योग है, तलाक योग है, संतान नहीं है, या जातक नपुंसक है, बुध केतु छठवें भाव में बैठे हो, जातक नपुंसक होगा। शनि बुध सप्तम भाव में बैठे हो, जातक नपुंसक होगा। ये सारी चीजें हमें देखना बहुत आवश्यक है। अगर इस तरह से हम कुंडली मिलान करेंगे, गुणों को देखते हुए, और उसके बाद में कुंडली का अध्ययन करेंगे दोनों का, तब हम एक अच्छा मिलान कर सकते हैं। तो मेरा यह मानना था कि कुंडली मिलान देख करना बहुत आवश्यक है। उसके बाद में आते हैं हम नवमांश के ऊपर। नवमांश की गणना करते हैं हम कि नवमांश को देखने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि कुंडली का अध्ययन तो हम करते हैं, लेकिन कुंडली का अध्ययन करने के बाद क्या होता है, कभी कभी नवमांश में अच्छे फल नहीं मिलते, नवमांश खराब होता है। क्योंकि नवमांश क्या है, विवाह के बाद में नवमांश ही देखा जाता है। विवाह के लिए जो हम मिलान करते हैं, वो नवमांश को अधिक महत्व दिया गया है। नवमांश को क्यों अधिक महत्व दिया गया है कि नवमांश जो है, वैदिक ज्योतिष के अंदर कुंडली का जो नवा भाव है, वह एक भाग्य की संज्ञा दी गई है उसको। नवा भाव हमारा भाग्य का भाव होता है। इसका अर्थ यह है कि आपकी जन्म पत्री के अंदर नवम भाव क्या है, आपका भाग्य है। लेकिन भाग्य से भाग्य को देखते हैं, ज्योतिष में उसे नवमांश कुंडली कहते हैं। भाग्य से भाग्य को देखना, मतलब
नवम भाग्य से नवमांश को देखना। इसलिए ये भी जरूरत है कि हम जातक का नवमांश भी देखें जब हम मिलान कर रहे हैं, और बिना नवमांश के कुंडली देखे हमें कुंडली मिलान नहीं करना चाहिए। यदि कोई ग्रह लग्न कुंडली में बलवान है लेकिन नवमांश में कमजोर है, तो जाहिर सी बात है कि उसके लाभ में कमी आ जाएगी। और उसी प्रकार लग्न कुंडली में अगर कोई ग्रह कमजोर है और नवमांश में बलवान है, तो वो अच्छे फल देगा, उसमें लाभ मिलेगा हमें। तो इस तरह से नवमांश जो है वो एक राशि के नवम भाव को कहते हैं, जो कि 3 अंश और 20 कला का होता है। 30 डिग्री का हमारा पूरा रहता है, उसका नवम अंश जब निकालते हैं हम तो 3 20 का रहता है, क्योंकि 9 नक्षत्र होते हैं एक राशि के अंदर। 13 अंश और 20 कला का एक नक्षत्र होता है। 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है, और ग्रह कहाँ बैठा है, किस नक्षत्र में है, अब उसके अंशों के हिसाब से उसको निकालकर नवमांश कुंडली का निर्माण होता है। इसके कुछ नियम भी है। अब यदि ग्रह वर्गोत्तम है, मान लो लग्न में बैठा है और वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम क्या होता है? वर्गोत्तम उसे कहते हैं कि जिस राशि में हमारी कुंडली के अंदर कोई ग्रह बैठा है और नवमांश के अंदर भी उसी राशि में वो ग्रह बैठा हो, उसे वर्गोत्तम कहते हैं। और वर्गोत्तम ग्रह आपको बहुत अच्छे फल देता है, इसे बलवान माना गया है। तो इस तरह से वर्गोत्तम आप देख लेते हैं कि ये ग्रह इनका वर्गोत्तम है, अच्छा है। और अगर नवमांश में सप्तम भाव खराब है, तो नेचुरली है कि उनकी पति पत्नी में आपस में नहीं बनेगी, चाहे लग्न कुंडली के अंदर सप्तम भाव में कितने भी अच्छे ग्रह क्यों ना बैठे हो। तो इस तरह से हम नवमांश का भी वर्णन करते हैं। नवमांश का वर्णन करके हम पूरा का पूरा उसका ब्यौरा निकालते हैं। और यदि लग्न के अंदर कोई उच्च का ग्रह बैठा है और नवमांश में वो नीच का आ गया, तो उसके उच्च के फल में कमी आ जाएगी। और यदि नवमांश में उच्च का है और लग्न में वो नीच का हो गया, तो आपको वो नीच के उतने खराब फल आपको नहीं मिलेंगे जितने की मिल रहे हैं, उनके फलों में बढ़ोतरी हो जाएगी। इस तरह से हम जो है नवमांश कुंडली का भी डिटेल ले लेते हैं, और नवमांश कुंडली की डिटेल लेकर इनका मिलान करते हैं कि नवमांश कुंडली में ज्यादातर वैवाहिक जीवन के लिए देखी जाती है। विवाह के बाद में उनके संबंध आपस में पति पत्नी के कैसे रहेंगे, वो नवमांश कुंडली से देखा जाता है। तो इस मिलान के अंदर हम एक तो गुण देखते हैं, जिसमें ग्रह मैत्री और नाड़ी दोष ज्यादा आवश्यक होता है। उसके बाद हम कुंडली का डिस्क्रिप्शन करते हैं, उसका सप्तम भाव, पंचम भाव, दसम भाव कैसा है, अच्छा है या नहीं है। उसके बाद हम नवमांश कुंडली देखते हैं। अगर ये चीजें हमको इजाजत देती हैं शादी के लिए, तो हम उसके लिए हाँ करते हैं। खाली गुण मिलान करके हम हाँ नहीं कर सकते, नहीं तो फिर वैसी स्थिति आती है कि 2-3 महीने के बाद में तलाक योग बन जाता। अब आपने देखा होगा कोई भाव में या कहीं कुंडली के अंदर कोई ग्रह अगर खराब है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो ग्रह पूरा जिंदगी भर ही खराबी देंगे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब बच्चा पैदा हुआ है तब उस समय ग्रह सारे आ गए। तो उस समय अगर हम देखते हैं कुंडली बचपन में कि इसके तो बहुत सारे ग्रह खराब है, इसकी जिंदगी खराब है, ऐसा नहीं होता। ग्रह जो है एक्टिवेट तभी होते हैं जब उनकी महादशा आती है। जब जिस ग्रह की महादशा आएगी और उसी महादशा के हिसाब से ही वो ग्रह एक्टिवेट होगा। महादशा, अंतरदशा, पत्यंतर दशा, इन्हीं दशाओं के अंदर जातक को उन ग्रहों के फल मिलते हैं। अब दशा कैसे आती है, थोड़ा सा दशा के बारे में मैं आपको बता देता हूं। महादशा, जब बालक पैदा होता है, 1 मिनट, सॉरी, जब बालक पैदा होता है तो चंद्रमा जिस राशि में होता है वह उसकी राशि कहलाती है, और चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के स्वामी की महादशा स्टार्ट होती है।
भोग्य काल काटकर उसका भोग्य काल निकाल लिया जाता है, और भोग्य काल वो समय निकाल कर, और उसी से ही जिस जो नक्षत्र स्वामी है बालक की महादशा स्टार्ट हो जाती है, वहां से महादशाएं स्टार्ट होती हैं। अगर वो चंद्रमा जो है मंगल के नक्षत्र में है तो मंगल से स्टार्ट होगी। चंद्रमा अगर सूर्य के नक्षत्र में है, बालक जब पैदा हुआ है, तो सूर्य से स्टार्ट होगी। चंद्रमा अगर शुक्र के नक्षत्र में है तो शुक्र से उसकी महादशा स्टार्ट होगी। तो इस तरह से महादशाएं जो है स्टार्ट होती हैं। और महादशा जो है सूर्य की 6 वर्ष की होती है, चंद्रमा की 10 वर्ष की होती है, मंगल की 7 वर्ष की होती है, राहु की 18 वर्ष की होती है, गुरु की 16 वर्ष की होती है, शनि की 19 वर्ष की होती है, बुध 17, केतु 7 वर्ष, और शुक्र 20 वर्ष। और ये अपने सीक्वेंस से चलते हैं, उसी सीक्वेंस से ये, हमने वैसे सीक्वेंस का फार्मूला ही बनाया हुआ है, चाहे तो आप लोगों को मैं बता देता हूं। केशु, आचंभो, राजी, शबु, ये एक शॉर्टकट फार्मूला है। ये महादशाएं सारी इसी सीक्वेंस से चलती हैं। केशु मतलब केतु और शुक्र, केतु से स्टार्ट होती है। दूसरी शुक्र की महादशा आती है। तीसरी सूर्य की महादशा, आचंभो मतलब अश्वनी, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, आचंभो, राजी, फिर आ जाता है राहु और गुरु, राहु और गुरु, और फिर शबु, शनि और बुध। ये सीक्वेंस। तो इस तरह से हमने एक शॉर्टकट बनाया हुआ है इसका, केशु, आचंभो, राजी, शबु। यही सारा का सारा सीक्वेंस आपकी महादशाओं में, अंतरदशाओं में, क्योंकि जिसकी महादशा आती है उसी की अंतरदशा स्टार्ट होती है। मान लीजिए सूर्य की महादशा स्टार्ट हुई, 6 वर्ष की है, तो सूर्य की ही अंतरदशा आएगी, उसका भी सीक्वेंस यही तरीके से चलेगा। तो बिना देखे आप बता सकते हैं कि सूर्य में सूर्य की महादशा है, तो उसके बाद सूर्य में किसकी आएगी, चंद्रमा की आएगी, फिर चंद्रमा के बाद मंगल की आएगी। इस तरह से अपने फार्मूले के हिसाब से आप उसे पूरी की पूरी महादशाओं का वर्णन दे सकते हैं। अब महादशाओं का प्रभाव क्या होता है? अगर यदि अशुभ ग्रह शत्रु स्थान पर बैठा है और उसकी राशि उसकी शत्रु राशि है, तो वो अशुभता देगा। अगर कोई शुभ ग्रह बलवान है, मान लो अपनी मित्र राशि में बैठा है, तो वह उसकी महादशा आती है तो विशेष शुभ फल देगा। अगर कोई ग्रह खराब आपकी कुंडली में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, या किसी शत्रु ग्रह के साथ में बैठा है, पीड़ित है, उसकी महादशा आती है, तो आपको अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे। यदि वो ग्रह अच्छी कंडीशन में है, राशि उसकी मित्र राशि है या सब राशि है, शुभ ग्रहों के साथ में बैठा है, उसकी महादशा आती है, तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। और यदि 6, 8, 12 ये एक त्रिक भाव होते हैं, छठा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव, इसके जब महादशा आती है, इनमें जो ग्रह बैठे हैं या राशि स्वामी हैं, इनकी जब दशा आती है तो अच्छे फल हमें नहीं मिलते, अशुभ फल मिलते हैं। इसी प्रकार से किसी ग्रह की महादशा में उसके शत्रु ग्रह की अंतर्दशा आने पर भी अशुभ फल मिल जाते हैं। ग्रह की महादशा तो शुभ है, लेकिन उसकी अंतर्दशा अशुभ ग्रह की आ गई, तो उसके फल जो है अशुभ ग्रह से अशुभ फल हमें प्राप्त होंगे। और यदि कोई ग्रह अस्त है, उसकी दशा या अंतर्दशा आ गई, तब भी हमें अच्छे फल प्राप्त नहीं होते, क्योंकि अस्त ग्रह जो है सूर्य के साथ में अस्त होते हैं। जो ग्रह सूर्य के आसपास आ जाते हैं 13-15 डिग्री के पास अंतर में, तो वह अस्त हो जाते हैं, उनके प्रभाव में कमी आ जाती है। तो उनके प्रभाव में कमी आने के कारण जब उनकी दशा भी आती है तो हमें अच्छे फल उनके नहीं मिलते। और अगर कोई कुंडली के अंदर वक्रीय ग्रह है, तो उसकी दशा अंतरदशा के अंदर भी हमें अच्छे फल नहीं मिलेंगे। और यदि जन्म पत्रिका में राहु या केतु से युक्त पापी ग्रह कोई बैठा हो, पापी ग्रहों की साथ में अगर कोई ग्रह बैठ जाता है और उसकी महादशा अंतरदशा आती है, तब भी हमें अच्छे फल प्राप्त नहीं हो। तो इस तरह से बहुत सारे इसके रूल्स हैं, जिसको कि हम सारे देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं महादशा के। कोई एक दिन के अंदर ये सारी चीजें
नहीं आ पाती हैं। मैं तो आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ जिससे कि एक जानकारी आपको प्राप्त हो जाए कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ। इसी प्रकार हम एक और चीज देते हैं एडवांस के अंदर, गोचर। गोचर के प्रभाव, क्योंकि क्या होता है जब हमारी कुंडली जब बनती है तो वो सारे ग्रह स्थायी होते हैं, उसको तो बदल नहीं सकते पूरे लाइफ के अंदर। जो बन गई जिस समय पैदा हुए वो कुंडली बन गई, पूरी लाइफ वही रहनी है, उसमें तो कोई ग्रह का परिवर्तन आना नहीं है। तो क्या होता है जब गोचर आता है हमारा, गोचर मतलब हर समय, उस समय जैसे अभी का समय है, अभी के समय की हम कुंडली बनाए तो कौन कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं हमें दिखते हैं। वो ग्रह हमारी राशि कुंडली के ऊपर से, राशियों के ऊपर से भ्रमण करते हैं, उसे कहते हैं हम गोचर। जैसे इस समय शनि कुंभ में चल रहा है, मान लो किसी का कुंडली के अंदर भी शनि कुंभ में है, तो नेचुरली है कि इस समय शनि उसके शनि के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है। तो शनि शनि पर ट्रांजिट करेगा, उस प्रकार के फल आएंगे। शनि अच्छा है तो अच्छे फल आएंगे, खराब है तो खराब फल आएंगे। इसी तरह से सारे ग्रह भ्रमण करते रहते हैं, कभी किसी के ऊपर से कभी किसी के ऊपर से। अगर हमारी कुंडली के अंदर कोई अच्छा ग्रह बैठा है और वही ग्रह हमारे ग्रह के ऊपर से गोचर कर रहा है, मतलब ट्रांजिट कर रहा है, तब हमें वो अच्छे फल देगा। और खराब ग्रह पे जब खराब खराब ग्रह ट्रांजिट करता है तो वो हमें फल जो है अच्छे नहीं देता। तो इस तरह से हम गोचर का पूरा देख लेते हैं, और गोचर से ही प्रश्न कुंडली बनती है। प्रश्न कुंडली जो है, जिस तरह से अभी का समय है, अगर मान लो कोई प्रश्न करता है, उसके पास अपनी कुंडली नहीं है, तो उसकी प्रश्न कुंडली से भी हम उसको जवाब दे सकते हैं। जब जातक आपके पास आता है और उस प्रश्न लेके आता है, डेट ऑफ बर्थ टाइम उसके पास नहीं है, तो हम प्रश्न कुंडली से उसका उत्तर दे सकते हैं। जिस तरह से हम कुंडली देखते हैं, उसी प्रकार से प्रश्न कुंडली को भी देखकर पूरा का पूरा वर्णन दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय जातक आपके पास आया है प्रश्न का उत्तर लेने के लिए, वो जातक आपके पास तभी पहुंचता है जब उस समय एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रहों की स्थिति में उसके जवाब होते हैं। ग्रह ऐसी कंडीशन में उस समय होते हैं कि आपके सवालों का जवाब उन ग्रहों से मिल जाता है। इसलिए प्रश्न कुंडली को भी बहुत माना गया है। समय के हिसाब से उस समय जब जातक ने प्रश्न किया, तो प्रश्न के हिसाब से हम उसको जवाब दे देते हैं। अब कैसे कैसे देते हैं, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, उस हिसाब से हम उसको प्रश्न कुंडली में से देखकर उसके जवाब दे देते हैं। अब आते हैं कि फलादेश करते कैसे हैं, हमें क्या क्या चीजें देखना चाहिए फलादेश करते समय। मान लीजिए आपके पास कुंडली आती है, हमें प्रोटेक्शन करना है, तो कुंडली में सबसे पहले क्या देखें? कभी कभी हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। सबसे पहले हमें लग्न देखना चाहिए, क्योंकि लग्न क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कुंडली के अंदर। लग्न जो है व्यक्ति का पूर्ण विवरण बताता है कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति का नेचर क्या है, व्यक्ति की पर्सनैलिटी क्या है, उसका रंग कैसा है, उसकी हाइट पर्सनैलिटी कैसी है। सारी चीजों का जातक का खुद का जो वर्णन है देने वाला हमारे कुंडली के अंदर एक लग्न ही है, जो जातक के बारे में सारी चीजें बताता है। तो लग्न सबसे पहले हमें देखना है, फलित करने से पहले, कि लग्न की स्थिति क्या है, क्या लग्न अच्छा है या खराब है। और उसके बाद लग्नेश, लग्न का स्वामी, यानी कि लग्न में राशि कौन सी है, उस राशि का स्वामी कौन सा। मान लीजिए राहु लग्न में बैठा है, 8 नंबर की राशि है मंगल की। अब देखिए कि वो मंगल कहाँ बैठा है, क्या वो अच्छी स्थिति में है या खराब स्थिति में है। तो इस तरह से सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि लग्न की स्थिति क्या है, लग्नेश कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। अगर लग्न भाव हमारा बली है, अच्छा है, शुभ है, तो जातक को हर चीज की सुख सुविधाएं मिलेंगी, जातक उच्च पद प्राप्त करेगा, जातक की उन्नति होगी। और यदि लग्नेश भी उसका खराब है, लग्न में भी पापी ग्रह बैठे हैं, तो उसको समस्याएं जो है घेरे रहेंगी। अब हमने लग्न देख लिया, लग्न का डिस्क्रिप्शन हमने निकाल लिया। जब लग्न का डिस्क्रिप्शन निकाल लिया हमने, उसके बाद हम देखते हैं कि भाव के जो स्वामी है वो कहाँ जाके बैठा है, क्या वो अपने शत्रु राशि में बैठा है या मित्र राशि में बैठा है।
अगर वो शत्रु के साथ में बैठ जाता है लग्नेश, तब भी स्थिति खराब है। ये पूरा लग्न का ब्यौरा करने के बाद में हम आते हैं कि भाव का बल कैसा है, और उस हर भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, शुभ हैं, शत्रु हैं, वो शुभ ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं, आपस में मित्र हैं, शत्रु हैं, इन चीजों को हम देखते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा ग्रह केंद्र में है, त्रिकोण में है, या त्रिक भाव में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। केंद्र में बैठे फिर भी अच्छे फल देते हैं, चाहे वो पापी ग्रह हो या कैसे हो। शुभ ग्रह तो अच्छे फल देते ही देते हैं, पापी ग्रह भी इतने खराब नहीं करते। केंद्र के अंदर, केंद्र यानी कि लग्न, 1, 4, 7, 10, ये चार जो है भाव हमारे केंद्र भाव कहलाते हैं। तो इनमें अगर कोई ग्रह होता है केंद्र में, तो वो इतना बुरा नहीं करता। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि त्रिकोण, ग्रह हमारे त्रिकोण में है क्या। केंद्र के बाद में त्रिकोण आता है। त्रिकोण जो है लग्न, पंचम भाव और नवम भाव, ये तीन भाव जो है ये त्रिकोण के हैं हमारे। यहां बैठते हैं तो केंद्र के बाद, मतलब कम प्रभाव अपने त्रिकोण से आते हैं। अगर कोई ग्रह केंद्र में है तो अच्छे फल देगा, उससे कम फल त्रिकोण भाव में देगा, और खराब फल त्रिक भाव में देगा। 6, 8, 12, 6, 8, 12 हमारे खराब भाव खाए गए। इस भावों में ग्रह जो है अच्छे फल नहीं देते। सॉरी। फिर हम कुंडली में योग देखते हैं। योग कौन कौन से, मान लीजिए कोई ग्रह नीच का बैठा, नीच भंग राजयोग। अगर नीच भंग हो गया तो अच्छा फल देने लगेगा वो, खराब नहीं देगा। जनरली हम देखते हैं नीच का ग्रह साहब ये तो खराब कर रहा है, नहीं, अगर नीच भंग हो रहा है तो खराब नहीं कर रहा है। विपरीत राजयोग देखते हैं 6, 8, 12 में। छठे भाव का स्वामी अगर 8वें में बैठ जाए या 12वें में बैठ जाए, या 12वें का स्वामी छठे 8वें में बैठ जाए, तो विपरीत राजयोग हो जाता है। तो वो भी ग्रह अच्छे फल देने लगते हैं, दिखते खराब है 6, 8, 12 में, लेकिन अच्छे फल देने लग जाते हैं। तो ये हमें सारे विचार प्रोडक्शन करने के लिए करने पड़ते हैं। इन चीजों को आप देख लेंगे, फिर महादशा है और आपके नवमांश है, ये सारी चीजें देखकर आप उनको पूरा का पूरा जो है प्रोडक्शन दे सकते हैं। तो ये थे हमारे कुंडली के एडवांस के प्रोडक्शन देने के, या कैसे देखा जाता है उसका वर्णन। अब आ जाते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर। बीमारियां, जितने पापी ग्रहों का कॉम्बिनेशन होता है वो अक्सर बीमारी देते हैं। जैसे मंगल ग्रह, ब्लड से संबंधित बीमारियां मंगल ग्रह देता है, अगर वो पीड़ित है तो। मंगल ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा नहीं बैठा, राहु के साथ है, अच्छा फल नहीं देगा। सूर्य शनि, ये योग भी खराब है, क्योंकि सूर्य शनि पिता पुत्र है, आपस में दुश्मन है। सूर्य पर राहु की दृष्टि आ जाए, सूर्य ग्रहण लग जाता है, जातक को कई बीमारियां आती हैं। और ऐसे जातक को बीमारी का पता ही नहीं लगता कि बीमारी है क्या, बीमारी डायग्नोज नहीं होती अगर सूर्य शनि एक साथ बैठे हो या सूर्य पर राहु की दृष्टि होती है। तो बीमारी का आइडिया नहीं लगता उसको बीमारी है क्या, इलाज कराता रहता है लेकिन बीमारी का आइडिया उसको नहीं आता। इसी प्रकार देखते हैं कि जातक को मकान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसकी शनि की पोजीशन क्या है कुंडली के अंदर। हो सकता है कि शनि ऐसी स्थिति में बैठा है कि उस जातक को अपना मकान नहीं बनवाना चाहिए, और वो बनवा लेता है। यदि वो मकान बना लेता है तो बीमार हो जाएगा, उसको पता ही नहीं है कि मैं बीमार क्यों हो रहा हूँ। तो बीमारियां उसको घेर लेंगी, तो बीमारियां घेर लेंगी, उसको तकलीफें होने लगेंगी। उसको पता ही नहीं है कि मैं जब से इस मकान में आया हूँ हमारे घर में बीमारियों ने डेरा डाल दिया है। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो है बनती हैं। अब सूर्य शुक्र की कॉम्बिनेशन, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, शरीर की क्षमता कम हो जाती है, शुक्र खराब हो जाता है।
एक्स्ट्रा मैरिटल होते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद धीरे धीरे उसकी क्षमता कम हो जाती है और निपुंसक हो जाता है। शुक्र चंद्र है, ये अगर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं आपको स्किन की डिसीज देते हैं। शुक्र बुध और चंद्र, ये ऐसे तीनों ग्रह हैं। बुध स्किन का कारक ग्रह है। शुक्र जो है स्किन की जो सेकंड लेयर होती है उसका कारक ग्रह है। बुध ऊपर की लेयर का होता है, शुक्र उसके अंदर का होता है। तो ये डबल लेयर होती है। तो ऊपर वाली जो लेयर है वो बुध की कहलाती है, उसकी सेकंड लेयर जो है स्किन की वो शुक्र की कहलाती है। तो ये स्किन की बीमारियां देता है ये, अगर ये ग्रह खराब हो जाते हैं तो। और अगर शनि खराब हो जाता है साथ में, इन दोनों के साथ में शनि भी खराब हो जाता है, तो स्किन पर व्हाइट स्पॉट हो जाते हैं। ये जो सफेद दाग हो जाते हैं और बाद में पूरा व्यक्ति सफेद हो जाता है, विटिलिगो कहते हैं जिसको। ये शनि, शुक्र और चंद्र के खराब होने से। शनि जो है, मेलामाइन एक केमिकल होता है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी को कलर देता है, उसको खराब कर देता है और उसको कलर को लेस कर देता है, कलर नहीं बनने देता। तो जिससे कि स्किन के जो ऊपर है व्हाइट स्पॉट आने लगते हैं। शुक्र चंद्र खराब होते हैं तो वो उस चीज को बढ़ाते हुए फैलाते चले जाते हैं और आदमी पूरा सफेद हो जाता है। इस तरह से कॉम्बिनेशन है ये। अब जॉइंडिस है, मंगल खराब होने से जॉइंडिस होता है। मंगल आरबीसी होता है, रेड ब्लड कार्पोसल्स। अगर बॉडी के अंदर रेड ब्लड कार्पोसल्स खराब हो जाएंगे तो पीलिया हो जाएगा, जॉइंडिस हो जाएगा। जॉइंडिस होगा उसके लिए मंगल के उपाय करने पड़ेंगे आपको। कैंसर है, सूर्य शनि और मंगल बुध, ये चार ग्रह ऐसे हैं, ये आपकी कुंडली के अंदर खराब है, सूर्य शनि मंगल और बुध, तो कैंसर रोग होने की संभावनाएं बन जाती है। सांस फूलना, फेफड़ों से संबंधित बीमारी होना, गुरु और राहु ये युति हो जाए तो आपकी सांस फूलेगी, आप ज्यादा चल नहीं पाएंगे, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां आपको लगती रहेंगी और लग जाएंगी। तो इस तरह से बहुत सारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में चीजें आती हैं। ये सारी ग्रहों से हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हमें होने वाली है और उसके उपाय क्या है। इसमें उपाय भी है। अब ऐसे ही डायबिटीज, मंगल और केतु इन दोनों की युति हो या एक दूसरे को देख रहे हो तो डायबिटीज होगी। गर्भाशय की बीमारियां स्त्रियों को जो होती हैं, पांचवा छठवां दसवां भाव, इसमें अगर शुक्र बैठा हो तो गर्भाशय से संबंधित बीमारी होगी। तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियां हैं जो अपनी ग्रहों से हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसको अपन विस्तार से अगर ग्रहों के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी डिटेल हम पढ़ेंगे तो नेचुरली है कि ये सारी चीजों के बारे में हमें ऑटोमेटिकली जानकारियां मिलती चली जाएंगी। काफी कुछ है इससे रिलेटेड, मैंने एक कोर्स भी बनाया हुआ है, बहुत छोटा कोर्स है जिसमें ये सारी चीजें मैं पढ़ाता हूँ, एडवांस भी और बेसिक भी। और बेसिक भी जानना जरूरी है, बेसिक से बाद में ही एडवांस आता है। तो अभी मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा केसवानी जी से कि वो थोड़ा कोर्स के बारे में बताएं कि कैसा क्या कोर्स रहेगा। हमने डिजाइन कर रखा हुआ है, तो वो कोर्स आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहें तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो केसवानी जी, ओवर टू यू। आप बताइए थोड़ा सा सब लोगों को, अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो कोर्स करने के लिए तो कर सकता है। इस तरह से ये सब चीजें हमने कर रखी हुई हैं। तो आप लोग चाहें, मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लगा हो, पहले ये आप बता दीजिए कि मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा। चैट बॉक्स में अच्छा लगा हो तो यस लिख दीजिए और नहीं लगा हो तो नो कर दीजिए। तो जिससे कि मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ेगा कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ तो आप लोगों की समझ में कुछ आया या नहीं, कोई बेनिफिट हुआ या नहीं। बिस्वाल जी यस, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बहुत ही ज्यादा इंसाइटफुल सेशन था हमारे लिए और सभी के लिए। और हम सभी का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए काफी सारे लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में यस भी लिख रहे हैं। और मैं यहाँ पे लोगों से पूछना चाहूंगा, आज हमारे बीच कौन कौन लोग हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं एडवांस एडवांस लेवल पे? तो वो लोग लर्न लिखिए प्लीज।
नहीं, बेसिक भी सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि बेसिक नहीं सीख सकते, बेसिक और एडवांस दोनों कोर्स हैं। सर अलग काफी सारे अलग। लोग हमारे बीच में हैं जो एस्ट्रोलॉजी सीख चुके हैं, कई सारे एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, तो बेसिक टू एडवांस भी जाना चाहते हैं कई लोग, और कई लोग बेसिक भी सीखना चाहते हैं। तो जो जो आज इंटरेस्टेड हैं हमसे सीखने के लिए, सुनील सर के साथ जुड़ने के लिए, आप सभी लोग प्लीज ग्रुप में एक लर्न का मैसेज डालिए ताकि हम आप सभी को उस बारे में और इन्फॉर्मेशन दे पाए। तो मैं आप सभी को आज यहाँ पे और डिटेल्स शेयर करता हूँ हमारे कोर्स के बारे में। तो जल्द ही हमारा बेसिक टू एडवांस यानी कि एडवांस एस्ट्रोलॉजी का कोर्स शुरू होने जा रहा है, जिसका प्राइस है 6,000 रुपीज का। और जो भी लोग आज हमारे साथ यहाँ पे रजिस्टर करते हैं उन सभी के लिए 10% डिस्काउंट हम ऑफर कर रहे हैं। तो जो 6,000 रुपीज का कोर्स है वो आप सभी को 5,400 रुपये की कॉस्ट में मिलेगा। और 10 दिन का कोर्स है, लाइव क्लासेस होंगी 10 दिन की, जिन सभी क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करी जाएगी। तो रिकॉर्डिंग के थ्रू भी आप सीखेंगे। आप कभी भी कहीं पे भी अटकते हैं तो भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको जो लाइव क्लासेस के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलेगी वो भी बहुत अच्छी मिलेगी। अभिजीत सर, आपका क्वेश्चन है कुछ, प्लीज पुट अप करिए। नमस्कार सर। सुनील सर नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। सर मुझे ये जानना है कि मुझे तो सीखना है। मुझे ये जानना है कि जितने भी इवेंट होते हैं हमारे लाइफ के, जी। आप भी जानते हैं कितने इवेंट होते हैं हमारे लाइफ के। जी। मेजर जो इवेंट होते हैं आपका मैरिज, एजुकेशन, आपका कैरियर, हेल्थ, गाड़ी कब लेना है, घर कब लेना है, बीमारी कब आएगी, डिवोर्स कब होगा, बहुत सारे इवेंट हमारे लाइफ के जो हम न्यूमरोलॉजी से करते हैं। और इससे भी करते होंगे आप, मुझे नहीं आइडिया है, मैंने क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो मुझे आइडिया नहीं है। तो ये सारे इवेंट हम इसमें इंक्लूड करेंगे, हम पूरा बिल्कुल। 10 दिन के कोर्स में। ये एडवांस वाली जितनी मैंने अभी चीजें आप पढ़ रहे हैं इधर, जी। केसवानी जी वाला कोर्स वाला लगा दीजिए उसमें, तो आपको वो सारी चीजें बताई जाएंगी, सारी चीजों की और डिटेल बताई जाएगी। अगर आपको बेसिक आती है तभी ये चीजें आप सीख पाएंगे। ये है। नहीं नहीं, बेसिक मुझे नहीं आती है। हाँ, तो बेसिक हाँ, आपको पहले प्लानिट क्या समझना है। है क्या नहीं ये सब तो आता है, मैं न्यूमरोलॉजी करता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। ये देखिए, सिक्स। एडवांस के अंदर प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी, जिसमें जॉब से संबंधित, कैरियर से संबंधित सब आ जाएगा। फिर मैरिज, मैरिज से संबंधित जो मैंने भी थोड़ा थोड़ा बताया, वो सब आ जाएगा। कुंडली मिलान आ जाएगा आपको। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पूरी आएगी, डिसीज के बारे में, किन किन ग्रहों से होती है और कब आएंगी, नवमांश के बारे में, महादशाओं के बारे में, अंतर्दशा के बारे में, गोचर के बारे में, और प्रोडिक्शन कैसे करना है। अभी मैंने शॉर्ट शॉर्ट बताया है, इसको फुल तरीके से बताया जाएगा। और रेमेडीज क्या देनी है, प्रोडिक्शन करने की रेमेडीज क्या है, इलाज, मेन चीज होता है ट्रीटमेंट। जी। ट्रीटमेंट क्या करना है उसका, बीमारी आएंगी तो उसको ठीक कैसे करना है। ये हमारा एडवांस कोर्स है। ठीक है। और आगे बताइए, बेसिक टू एडवांस में बता दीजिए किस वाली। पहले सर मैं डिटेल्स जी। एडवांस कोर्स की सभी लोगों को देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, हमारा एडवांस कोर्स है जो कि 10 दिन का लाइव क्लासेस के साथ आपको मिलेगा, जिसमें अभी सारे टॉपिक्स बताए गए हैं वो सभी कवर होंगे। और ये शुरू होने जा रहा है 2 सितंबर से, यानी कि कल से। तो अभी और आज रात तक जो भी लोग रजिस्टर करते हैं उन सभी को हमारी तरफ से 10% इसके अंदर डिस्काउंट दिया जाएगा। और एक टेंटेटिव डेट है, टाइम डेट हमारी फिक्स है, टेंटेटिव टाइमिंग है हमारी 9 से 10 बजे की, रात के 9 से रात के 10 बजे तक। 1 घंटे की हमारी डेली की क्लास हुआ करेगी, जिसकी आप सभी को रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करी जाएगी। अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स शेयर करता हूँ हमारे बेसिक कोर्स के बारे में। अभिजीत जी, आप कहाँ से हैं?
हूँ सर। अच्छा, जी, मुझे आपसे ट्रस्ट जुड़े है हैं? ऑल्ट में ना, हैं? हाँ, मिस्ट्री की जो में काफी इंटरेस्ट है, और मैं न्यूमरोलॉजी में 2008 से मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिस। न्यूरोलॉजी मैं भी करता हूँ, मैं नेम न्यूरोलॉजी दोनों करता हूँ, और पाइथागोरम से करता हूँ। हाँ, आप मैं पैथागोरियस और आपका चैलेडियन कैनेडियन दोनों करते हैं। एंड एंडोसू, ये तीनों मेथड मैं यूज करता हूँ। मेरे यूट्यूब पर वो हैं, हाँ सर, मैंने आपका चैनल देखा। देखा है आपने? उसके हाँ, अंदर 18,000 सब्सक्राइबर हैं आपके, हाँ काफी हाँ सारे वीडियोस चलता हाँ, है आपका। 250 वीडियो के करीब है मेरी वहाँ। हाँ, मैं जानता हूँ आपको, मतलब यूट्यूब से ही जानता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। तभी मैंने ग्रुप ज्वाइन किया जी जी जी। कि सुनील सर पढ़ाएंगे। हाँ, ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी का हमारा है। इसके अंदर स्टार्टिंग से हम ABCD से पढ़ाते हैं। जो लोग नहीं आते, अब न्यूमरोलॉजी आप करते हैं, न्यूमरोलॉजी में भी आपको ग्रहों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी आप न्यूमरोलॉजी प्रॉपर वे में कर सकते हैं। 1 to 9 जितने भी नंबर होते हैं, सबके 9 के 9 ग्रह हैं ये। और 9 ग्रह के बारे में आप नहीं जानेंगे, उनकी आपस में मैत्री शत्रुता, ये सारी चीजें नहीं जानेंगे, तो आप न्यूमरोलॉजी में भी एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये भी जानना बहुत आवश्यक है कि कौन से प्लेनेट आपस में मित्र है, कौन से शत्रु है। यही सारी चीजें पढ़ाया जाता है। क्या तत्व है उनके, अग्नि तत्व है या जल तत्व है, रिलेशन क्या है उनके, नीच के ग्रह हैं या उच्च के ग्रह हैं, उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं सब हाउसेस के अंदर, हाउस की डिटेल क्या होती है, हम जो ग्रह बैठे हैं जिस हाउस में, वो हाउस क्या करता है। 12 के 12 हाउस के अपने अपने वर्क है। जैसे कि एक बैंक के अंदर अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, कि ये सब पैसा जमा करने का, ये पैसा निकालने की विंडो है, यहाँ FD बनेगी, है यहाँ लोन होगा। उसी तरह से 12 के 12 भाव के अपने अपने डिपार्टमेंट है, ये 12। तो हर डिपार्टमेंट के हिसाब से वर्क होता है। हर डिपार्टमेंट देखते हैं, विवाह देखना है तो सप्तम से, संतान देखना है तो पंचम से, हर उसका अलग अलग है, उस ग्रह को हम देखते हैं। इसी तरह से ये नीच भंग राजयोग, राजयोग बनते हैं, कई योग होते हैं, तो उन योगों को भी हम पूरा पढ़ेंगे। तो ये बेसिक भी यही 10 दिन का है, और 10 दिन का हुआ है, तो मेरा टोटल दोनों कोर्स जो है 21 डेज का। तो सर, ये जब हम ये भी जो क्लास कल स्टार्ट होगा, कल से जो कोर्स हाँ, स्टार्ट होगा, वो बेसिक टू एडवांस होगा? बेसिक टू एडवांस भी है हमारे पास में, एडवांस भी है। तो नहीं, कल कौन से कल स्टार्ट कल होगा, हम बेसिक टू एडवांस एडवांस से? स्टार्ट कर रहे हैं, और 10 दिन बाद जो है एडवांस हो जाएगा वो। अच्छा, तो कल से जो स्टार्ट होगा बेसिक स्टार्ट होगा हाँ, 10 दिन बेसिक के से लिए? स्टार्ट करूंगा मैं, और 10 दिन बाद वो एडवांस हो जाएगा। अच्छा, मतलब टोटल 20 दिन का कोर्स रहेगा? यहाँ 21 दिन का कोर्स है, 21 क्लासेस। अच्छा, 20 नहीं, सर बोल रहे थे कि 10 क्लासेज होंगे। टोटल 21 है, 10 एडवांस की है, 11 इसकी है अच्छा, बेसिक। जो कल से स्टार्ट होगा हमें 2 तारीख से स्टार्ट होगा, तो 22 तक चलेगा ये? जी हाँ जी हाँ। नहीं, 22, 21 क्लासेस जो मंडे टू फ्राइडे रहेंगी। अच्छा, मंडे टू फ्राइडे रहेगा, हाँ, ठीक है, यानी रेगुलर। कि मैं 21 डेज ये पूरा बेसिक टू हाँ, एडवांस 21 पढ़ाएंगे। क्लासेस लेंगे, बीच में मिस भी हो सकती है, कभी मुझे भी काम हो सकता है, आप ठीक लोगों है। को भी काम हो सकता है, तो लेकिन हमने क्लासेस रखी हुई हैं कि 21 क्लासेस देंगे। नहीं, मुझे यही डाउट हो रहा था कि 10 दिन में एक्चुअली वैदिक एस्ट्रोलॉजी 10 दिन में सीखना, मैंने भी सुना है कि बहुत डिफिकल्ट होता है। 10 दिन, 20 दिन, 6 महीने तक नहीं सीखता आदमी। 2 साल का कोर्स होता है सब ये, मैंने किया है। हाँ MA एस्ट्रोलॉजी से किया है 2 इयर्स। लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वो चीजें पढ़ा रहा हूँ जिसकी आपको जरूरत है, हाँ, क्योंकि अभी आजकल जो मोबाइल क्वेश्चन आता है ना। टेक्नोलॉजी आ गई है। आपको जी। कुंडली बनाना नहीं है, आपको नवमास निकालना नहीं है, आपको महादशा निकालनी नहीं है, नहीं तो 3 3 महीने के इसके कोर्स है। कुंडली बनाने के 3 महीने का कोर्स है, और महादशा निकालने का 3 महीने का कोर्स है, नवमास निकालने का कोर्स है। ये चार्ट बनाने के भी कोर्स होते हैं कि कैसे बनेगा। लेकिन अब हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर ये सब चीजें बनी हुई हैं, हमें इसको सीखने की आवश्यकता ही नहीं। ये बच गए जी। हमारे, ये पूरा टाइम बच गया। हाँ बिल्कुल सर, मैं भी न्यूमरोलॉजी जब करता हूँ, पहले तो क्या था ना कि मैं लिखता था, अब मैं सॉफ्टवेयर ले लिया है, तो तुरंत 30 सेकंड के अंदर पूरा डिटेल आ हाँ, जाता है। यही यही फायदा है। अब 30 सेकंड के अंदर हो और जाता है काम, पहले हाँ, आपको पूरा करना पड़ता था। वही सर, मैं तो पहले जॉब करता था, अब मैं इसी में काम करना शुरू कर दिया, मैं किसी बहुत ऐप पे अच्छा, काम करता हूँ। फिर तो तो आपको जॉब पूरा के साथ सीख साथ लेना ऐप पे चाहिए। काम कर रहा था। हम्म। तो मेरे को अच्छा, जो जॉब में मिलता था सैलरी, वो इसमें आने लगा, तो मैंने जॉब रिजाइन डाल दिया। आप तो कल से क्योंकि ज्वाइन कर लीजिए, आप पूरा मुझे सीख बड़ा लीजिए। इंटरेस्ट है, मेरा 4 से वास्तु का भी कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 4 तारीख से। अच्छा। हाँ, सर तो मैं यहाँ पे वास्तु हमारे में पास टिकट कुछ डालता और क्वेश्चन भी आए हैं सोनल मैम का। जी जी।
सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे जो बेसिक टू एडवांस जो 21 डेज का कह रहे हैं, तो जी, अभी जो सर ने ये बताया था फी स्ट्रक्चर एंड ऑल, ये अभी बेसिक का ही है या कंप्लीट है ये? दोनों कोर्स हैं। अगर आप बेसिक करना चाहें तो बेसिक भी कर सकते हैं, एडवांस करना चाहें तो अकेला एडवांस भी कर सकते हैं, और अगर दोनों कोर्स करना चाहें तो दोनों भी कर सकते हैं। तो सर टोटल टोटल का जो क्या है स्ट्रक्चर? हाँ, टोटल का भी है। दोनों 6,000 के कोर्स है, बेसिक भी है 5,099। दोनों ही है टोटल मिलाकर। टोटल वाला भी दिखा दीजिए सर। टोटल 11,000 का कोर्सेज है यहाँ पे हमारे पास। अगर आप लोग 21 दिन की क्लासेस ज्वाइन करते हैं जिसमें बेसिक कोर्स भी आएगा और एडवांस कोर्स भी आएगा, जिसका दोनों का कॉस्ट यहाँ पे हमारे पास 6,000 रुपये है। एक कोर्स की क्लास हमारी होंगी 11 नंबर में, और एक कोर्स होंगे 10 क्लासेस का। तो ठीक टोटल है। 21 क्लासेस आपको मिलेंगी, लाइव क्लासेस, जिसमें 11 दिन बेसिक कोर्स होगा, 10 दिन एडवांस कोर्स होगा। जो टोटल कॉस्ट 12,000 रुपये का आता है, वो आपको टोटल कॉस्ट करेगा 11,000 रुपये। ठीक है। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज आप अपनी सीट्स कंफर्म कर सकते हैं। कल से हमारी क्लासेस शुरू होंगी। पहले आप सभी को बेसिक कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा 11 दिन का, और उसके बाद 10 दिन का एडवांस कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है। ओके। ठीक है सर। थैंक हाँ यू। हाँ, ठीक। थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन यहाँ पे? तो आप सभी के लिए हम एनरोल करने के लिए ग्रुप में एक नंबर डाल देते हैं। आप लोग उस नंबर पे मैसेज करके या कॉल करके अपना सीट्स कंफर्म करवा सकते हैं। और पेमेंट के लिए भी आप सभी को हम क्यूआर कोड या पेमेंट के लिए नंबर दे देते हैं, उस पे भी आप पेमेंट करके अपनी सीट्स कंफर्म करवा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को हमारा आज का वेबिनार बहुत अच्छा लगा होगा, काफी नॉलेजफुल लगा होगा। और अगर आप सभी को हमसे जुड़ के अच्छा लगा है तो आप हमारी मंगलम वास्तु की कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हम आपको सभी मास्टर क्लासेस की रेगुलर अपडेट देंगे। आप सभी के लिए कम्युनिटी का लिंक भी हम ग्रुप में डालेंगे, और आप कम्युनिटी के थ्रू भी हमारे साथ रेगुलर अपडेट्स में रह सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सर, थैंक यू सो मच एक इंसाइटफुल सेशन के लिए। आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। धन्यवाद सब। अभिजीत जी, मिलते हैं आपसे।